नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में। मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी भी आपसे रूबरू होंगे। आज का विषय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो 12 दिसंबर को महंगाई रोको जो रैली निकाली जा रही है, दिल्ली में बड़ी रैली होगी, उसको लेकर के हम लोग आपसे बात करेंगे। जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार महंगाई रोकने में विफल रही है। जब मोदी जी सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए के उम्मीदवार घोषित हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि महंगाई यूपीए सरकार के समय बढ़ गई है, उस महंगाई को कम करना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है, विदेश नीति को ठीक करना है और आम आदमी कैसे अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके, इसके लिए हम लोग एक विजन के साथ काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 7 साल बाद में भी महंगाई आसमान को छू रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य तेल, दालें, लोहा, सिरिया, सीमेंट, कपड़ा, सब्जी, फल, फ्रूट, जो भी चीज़ें हैं, आम उपभोक्ता की जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी बहुत महंगी से महंगी होती जा रही हैं। और इस महंगाई को रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए, केवल लच्छेदार भाषण देने का काम कर रहे हैं। जो हमारा जो तेल है खाने का, सूरजमुखी और सरसों का, वो आज 200 रुपये के लगभग पहुंच गया है। गैस सिलेंडर जो यूपी के समय में 400 रुपये तक था, आज 930 रुपये के लगभग सिलेंडर लेना पड़ रहा है। उज्ज्वला योजना का बहुत प्रचार प्रसार इन्होंने किया था कि गरीब को हम लोग निःशुल्क गैस का कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे उसको जो लकड़ी से धुएं से जो आँख खराब होती थी उससे निजात मिलेगी। लेकिन जो चूल्हा दिया वो लोन बेसिस था और उनकी जो सिलेंडर है उसकी सब्सिडी को उन्होंने ख़त्म कर दिया। आज 930 रुपये दे करके कोई गरीब एक सिलेंडर भरा करके जो आंखों से धुआं गायब करने की जो मोदी जी ने वादा किया था, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आम आदमी के थाली में 2 वक्त की रोटी भी नहीं पहुंच पा रही है। निश्चित रूप से जो भाव बढ़े हैं उनको मैं एक बार आपको थोड़ा सा नज़र कराना चाहता हूं कि जो पेट्रोल यूपीए सरकार के समय 71 रुपये था, वो आज सारे केंद्र ने कुछ कम किए, राज्य सरकार ने जो कम किए उसके बावजूद भी 105 रुपये है, जो जबकि 71 रुपये के लगभग हमारी यूपीए सरकार जब 2014 में थी तब था। डीजल 57 रुपये यूपीए सरकार के समय था, 96 रुपये के लगभग अब केंद्र और स्टेट ने दोनों ने कम कर दिया, उसके बावजूद भी आज है। एलपीजी 400 के लगभग था, जिसको 900 रुपये से ऊपर बढ़ गया है। सोयाबीन तेल है वो 60 रुपये था, वो 225 रुपये के लगभग हो गया है। चीनी 30 रुपये किलो थी, जो आज 50 रुपये से ऊपर है। दूध का भाव 46 रुपये था, जो आज 57 रुपये है। घी 350 रुपये के लगभग था, जो 650 रुपये है। आटा 15 रुपये था, जो 30 रुपये के लगभग है। दालें 70 वाली 190 में बिक रही हैं। केंद्र ने जो डीजल 10 रुपये और 5 रुपये किया, राज्य सरकार ने भी 5 रुपये और 4 रुपये पेट्रोल को सस्ता किया। लेकिन जब तक केंद्र की सरकार ये आश्वासन नहीं दे दे, पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं कर ले कि अब डीजल और पेट्रोल अब नहीं बढ़ेंगे, तब तक जो परिवहन का पैसा है वो कोई भी व्यापारी या कोई भी परिवहन एजेंसी कम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं 2014 में मई में पेट्रोल डीजल पर जो उत्पाद शुल्क 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर था, वो 250% की वृद्धि कर दी गई है। डीजल में
800 रुपये की वृद्धि यानी 3 रुपये 56 पैसे था, वो 31 रुपये 83 पैसे कर दिया। यूपीए की तुलना में पेट्रोल 3 गुना, डीजल 9 गुना बढ़ा है। कोविड में जो केंद्र की सरकार ने 10 रुपये पेट्रोल के ऊपर और डीजल पे 13 रुपये की जो वृद्धि की गई थी, अब नाम मात्र की कमी कर करके और वाई लूटना चाहते हैं, राज्य सरकारों पे दबाव बना रहे हैं। ये जो जबरन वसूली जो की जा रही है, ये अगर रोकी जाए तो अभी भी पेट्रोल 22 रुपये और डीजल 28 रुपये सस्ता हो सकता है। मुख्यमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख चुके कि अगर आप ये कम करके ये कहो कि 12 महीने पैसे नहीं बढ़ेंगे, तब जा करके इसकी कोई थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, महंगाई घट सकती है। कॉरपोरेट टैक्स को 30% से 22% करके 1,45,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान इन लोगों ने किया है। जो गरीब आदमी जो थोड़ी बहुत बचत करता है, वृद्ध व्यक्ति, उसको 9% में उसकी बचत होती थी, एफडी वगैरह होती थी, उसको भी उन्होंने घटा करके 5 रुपये जो है वो 5% कर दिया है, जिससे उसका जो बचत का जो था वो भी उनका बिगड़ गया है। कुल मिलाकर के यूपीए सरकार के समय जो कच्चा तेल 140 रुपए के लगभग मिलता था, तब सब्सिडी देकर के यूपीए सरकार लोगों को सस्ता डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराती थी। आज उसके उल्टा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70 के लगभग 67-70 रुपए हो गए, उसके बाद में ये टैक्स इस तरीके से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके और ये अपना खजाना भर रहे हैं और वादा करते थे कि हम गरीब की आमदनी को ठीक करेंगे, गरीब की थाली में कैसे अच्छी तरीके से खाना पौष्टिक आहार पहुंचे उसकी व्यवस्था करेंगे, गरीब को कैसे छत मिले इस बात की व्यवस्था करेंगे, गरीब का बच्चा कैसे नौकरी लगे उसकी व्यवस्था करेंगे। ना आज नौकरी है। कोविड में जो मिसमैनेजमेंट केंद्र की सरकार के रहा वो सबके ध्यान में है। तो कुल मिलाकर के जो महंगाई है वो आसमान छू रही है, लेकिन मोदी सरकार केवल भाषण पे भाषण पिलाने का काम कर रहे हैं। कोविड में कितने लाखों लोगों का रोजगार चला गया, प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई, एक तरीके से लोगों की दुकानें बंद हो गई, छोटा मोटा व्यापार करता था वो बंद हो गया। उस रोजगार को देने के बजाय उस पर और महंगाई की मार करने का काम केंद्र की सरकार मोदी सरकार कर रही है। इसलिए हम सब लोग आपसे आग्रह करते हैं कि इसमें आप सब लोग जो वास्तविकता है केंद्र के मोदी सरकार की, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, जिससे आम लोगों में जो आक्रोश है वो कम से कम ये महसूस करे कि कोई पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से महंगाई कम करने का मुद्दा हो, चाहे वैक्सीन का मुद्दा हो, चाहे चाइना हमारा कब्जा कर रहा उसका मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे दूसरे कोई मुद्दे हों, तमाम मुद्दों के ऊपर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है इनको घेरने का काम कर रहा है। और 12 दिसंबर को जो रैली होगी वो महारैली होगी महंगाई रोकने के लिए। उसमें हम राजस्थान से 40-50 हज़ार के लगभग लोग जाने के लिए उत्सुक हैं। सारे लोगों में आक्रोश है। आक्रोश का परिणाम आप उपचुनाव में देख चुके हैं, नगर पालिका और नगर निकाय और पंचायत चुनाव में भी आप देख चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में हमने बहुत अच्छे तरीके से सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में जो किया जा सकता है लोगों की अच्छे के लिए वो लोग हम लोग कर रहे हैं, चाहे कोविड का मामला हो, चाहे महंगाई कम करने का मामला हो। मैं समझता हूं लेकिन मोदी सरकार घमंड में, अहंकार में लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। आम व्यक्ति के सुखी जीवन के बारे में उसकी कोई सोच नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि आप सब लोग आए हो, धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो बात इसके ऊपर अपनी बात रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। अभी अध्यक्ष जी ने आपको सारी बात बता दी और मैं समझता हूँ कि साल गर्भित तरीके से उन्होंने ऐसा बात रखी है। और आप खुद जानते हैं क्योंकि ये महंगे का मुद्दा कोई नया नहीं है और लगातार पब्लिक को परेशान किए हुए हैं। जब पब्लिक परेशान होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने वाले जनप्रतिनिधि भी होते हैं और मीडिया वाले भी होते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि उसको कोई बहुत लंबा वापस मैं आपको वहाँ पर रिपीट करूँ। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि
भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि संघवाद का जो सिस्टम है देश के अंदर संविधान के अंतर्गत, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, या तो क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि राज्यों को कमज़ोर करो। अभी भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं उस पर वित्तीय प्रबंधन राज्यों का गड़बड़ा रहा है और कर्जे लेकर के राज्य सरकार अपना काम चला रही है पूरे देश के अंदर, अधिकांश राज्यों के अंदर, जो नहीं होना चाहिए। राज्य मजबूत होंगे तो देश का विकास होगा। जो स्कीम बनती है, केंद्र बनाए चाहे राज्य बनाए, वो स्कीमें इम्प्लीमेंट राज्य करता है। तो राज्य सरकारों को मजबूत करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। ये जो तेल और गैस और पेट्रोल और डीजल की जो बात हो रही है, ये तो आज नहीं, शुरू से सबको मालूम है कि जैसे इनकी कीमतें बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मुख्य भूमिका अदा करता है। तो ये अध्यक्ष ने ठीक कहा कि उसके कारण से कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और कम भी इसलिए नहीं हो रही है कि लोग समझते हैं कि अभी हम कम करेंगे और बाद में कल वापस जो रोज़ बढ़ते थे प्राइस, रोज़ बढ़ते थे, वो बढ़ने लग जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अभी तो चुनाव के कारण से राज्य सरकारें समझ रही है कि चुनाव है 5 राज्यों में, इसलिए भारत सरकार ने रोक रखा है कंपनियों कह करके। तो अगर भारत सरकार चुनाव के नाम पे रोक सकती है तो परमानेंट क्यों नहीं रोक सकती है? अनुदान दें। केंद्र सरकार को चाहिए अनुदान दे कंपनियों को, अगर अनुदान की हकदार है, बजाय कि जनता पे भार डाले वो लगातार कीमतें बढ़ा कर प्रतिदिन, उसकी बजाय वो कंपनियों को अनुदान दे, कुछ भी करे पर जनता पे भार नहीं पड़े और महंगाई नहीं बढ़े। दोनों का संबंध है, महंगाई का और इनका प्राइस बढ़ने का संबंध है। तो एक तो मुख्य बात तो देखो ये है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि ये समझने वाली बात है कि जो पैसा एक्साइज का पूरे देश में बढ़ता था, सब राज्यों में बढ़ता था, उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। संविधान के अंतर्गत एक्साइज ड्यूटी जो मिलती केंद्र को, वो बंटवारा होता था राज्यों के बीच में। उसको आपने कमजोर कर दिया, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जो अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि 9 रुपये 48 पैसे पहले था एक 4/16 को बेसिक, इसको कहते हैं बेसिक एक्साइज ड्यूटी, वो तो कर दी 1 रुपये 4, 9/48 से 1/4 पे आ गए अभी 1 फरवरी को। अब तो और अभी आज की तारीख में और कम कर दिया होगा। और एक स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और नया सेस लगा दिया अभी लास्ट बजट के अंदर। तो उसको क्या किया इन्होंने कि 6 रुपये से 11 रुपये कर दिया, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी 6 रुपये 18 रुपये कर दी, और 2 रुपये 5 कर दिया अभी इस सेस लगा दिया नया। डीजल के अंदर भी ऐसा ही किया, 11 रुपये 33 पैसे था बेसिक एक्साइज ड्यूटी, जिसमें हिस्सा मिलता था राज्यों को, वो 1 रुपये 8 कर दिया, 1 रुपये 80 पैसे कर दिया। 11 रुपये 33 पैसे से 1 रुपये 80 पैसे कर दिया, जिसमें हिस्सा मिलता था सब राज्यों को। और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 0 थी पहले, 8 रुपये लेने लग गए, जिसमें हिस्सा नहीं मिलता है। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 6 रुपये थी, 18 रुपये कर दी, जिसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। और नई एक्साइज ड्यूटी लगाई डीजल पे, वो भी 4 रुपये हो गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, इसके कारण से जो हिस्सा मिलता था राज्यों को वो तो हो गया बंद, और खजाना भर रहा केंद्र का, ये बात है। और अब जो 5 रुपये 10 रुपये कम किए इन्होंने, वो एक प्रकार जो राज्यों को मिलता था एक्साइज ड्यूटी, जो बेसिक थी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी, जो बंटवारा होता था, वो कम कर दिया। उसके बदले में एडिशनल और स्पेशल आ गई, उसमें से उन्होंने 5 रुपये 10 रुपये दिए हैं। इसका मतलब एक पर राज्यों के हिस्से में से दिया, आपने कुछ नहीं दिया अपने जेब से, जो कुछ दिया वो राज्यों का हिस्सा आपने ट्रांसफर कर दिया एडिशनल में, एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल में, और उसको दे दिया आपने।
राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर दूरियाँ बहुत दूर दूर हैं, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगता है। पहले भी हमने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की है कि दूरियाँ ज़्यादा है, प्रोफाइल अलग तरह की राजस्थान की है, और आपने जिस प्रकार से बिहेव किया है राज्यों के साथ में, उसका सबसे ज़्यादा असर हमारे में भी पड़ता है। और वो असर ये पड़ा है कि वित्तीय प्रबंधन हम लोग मुश्किल से करवा, करीब 20,000 करोड़ कोरोना काल के अंदर हमारे कम हो रेवेन्यू के। फिर जो जीएसटी के पैसे मिलते हैं करीब 5,900 करोड़ के लगभग, वो उन्होंने रोक रखे हैं, पुनर्भरण नहीं कर रहे हैं। तीसरी हमारी मांग है कि आप जीएसटी का जो आपका 22 तक का है उसको आप 27 तक करो, बढ़ाओ। जीएसटी का पुनर्भरण जो राज्यों को वादा किया हुआ देश के अंदर, ये बात मैं कर रहा हूँ, सब राज्यों की बात है। तो ये तमाम स्थिति ऐसी बनी जिसके कारण से ये सब स्थिति बन रही है। और अभी अध्यक्ष ने एक के बाद एक बताइए, आपको सारे आइटम खाने पीने के हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हो, चाहे कोई भी हो, सबके भाव बढ़ गए। तो उसका असर भी जनता पे पड़ता है। अगर सीमेंट के और लोहे के भाव बढ़ेंगे तो भी जनता पे असर पड़ता है। तो ये स्थिति मैं समझता हूँ कि बनी हुई है। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने सही फैसला किया है कि 12 तारीख को विशाल रैली करके केंद्र सरकार का ध्यान और उनको मजबूर करें कि आप वो नीतियों में परिवर्तन करो जिससे कि ये महंगाई कम हो। महंगाई की मार ने हिला दिया देश को और लोग बहुत चिंतित हैं क्योंकि लोगों की जेबें खाली हो रही है। महिलाओं के लिए बजट जो रसोई का है वो गड़बड़ा रहा है। तो ये स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। तो ये आज की तारीख में महंगाई और बेरोजगारी दो सबसे बड़े मुद्दे देश के सामने हैं। वैसे तो मुद्दे कई दे दिए मोदी जी ने, क्योंकि 14 का अगर अपन उनकी स्पीच सुन लें तो मुद्दे ही मुद्दे हैं आपके सामने, तो अलग बात है। और पर ये बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं को तंग कर रहा है, क्योंकि आपने 2 करोड़ का वादा किया था। महंगाई की मार सब पे पड़ती है। आपने यूपी गवर्नमेंट को खूब बदनाम किया था, महंगाई बढ़ती जा रही है। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। आपने देखा होगा उनकी अपनी जब पब्लिक से बात करते हैं, संदेश देते हैं, तो ना महंगाई की बात करते हैं और ना बेरोजगारी की बात करते हैं। तो ये तमाम बातें, इसलिए ये रैली हो रही है। मैं अध्यक्ष जी की तरह मैं भी अपील करना चाहूँगा तमाम कार्यकर्ताओं से भी और सब लोगों से कि वो अधिक से अधिक भाग ले रैली में। और रैली में जाने का लोगों को उत्साह भी है, क्योंकि इशू पब्लिक को टच करने वाला है। और जब पब्लिक को टच करना इशू होता है तो स्वतः ही फिर सब लोग भागीदारी निभाना चाहते हैं कि भाई एक और ऐसा है जो पब्लिक को टच कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ आपको कि रैली में बहुत बड़ी तरह हम जाएंगे और इसीलिए आप सबको तकलीफ दी गई। ये गहलोत साहब, ये जो केंद्र के विपक्ष के जो आप लोग जो मुद्दा बना रहे हैं भारत सरकार को, क्या ये मुद्दों को लेकर के आगे तक जिंदा रह पाएगी? ये मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई, अभी तो रैली लेकर आप राजस्थान से जा रहे हैं, क्या इतने दिन तक मुद्दा जीवित रहेगा? देखिए बात सुनिए, ये तो ये मुद्दे पब्लिक के खुद के हैं। पब्लिक खुद के मुद्दे होते हैं तो वो तो जिंदा रहते ही रहते हैं। हम तो, आप मीडिया वाले हों चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, वो तो रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक की भावनाओं को। हम लोग रिप्रेजेंट करते जाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। हमारी पार्टी रिप्रेजेंट करेगी पब्लिक भावनाओं को और मुद्दे को बनाए रखेंगे हम लोग। चर्चा ये है अभी कि एलपीजी के जो सब्सिडी है वो केंद्र सरकार वापस दे सकती है। एलपीजी की जो सब्सिडी रोकी गई थी वो वापस शुरू हो सकती है, ये चर्चा है। क्या जो बड़े राज्यों में चुनाव है उसको देखते हुए थोड़ा कमी की जा रही है, आपको लगता है ऐसा? ये तो पहले कह चुका ना आपको, डीजल भी पेट्रोल भी सब में जो है, सब में जो कमी की गई वो दबाव में करेगी। किसान का आंदोलन जो है वापस, कानून तीनों कानून जो इतना दबाव पड़ा इनके ऊपर, हमने असेंबली में नए कानून बना दिए तब इनको समझ में नहीं आई थी। अब मजबूरी के अंदर इनको वो कानून वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी प्रधानमंत्री खुद को राष्ट्र से माफ़ी मांगते हुए। तो ये क्या शो करता है? वही बात है जो आपने कही लागू होती है उसके लिए भी, कि अभी इनके ये सब घबराए हुए लोग हैं, अभी घबरा गए हैं
कि जो पब्लिक का मूड देख करके जमानतें जब्त हो रही है राजस्थान के अंदर बाई इलेक्शन से अंदर 30 से 34 नंबर पे रह रहे हैं। हिमाचल जेपी नड्डा साहब का खुद का राज्य है, 4 सीटें हार गए वो लोग, ये कोई कम बात नहीं है। 2 राज्यों का संदेश ही बहुत बड़ा, वैसे तो और राज्यों में भी स्थिति है, पर हिमाचल और राजस्थान के संदेश इतना घर कर गया उनके जहन के अंदर, उसके कारण से वो घबराए हुए लोग हैं कि 4 सीटें पार्लियामेंट की और असेंबली की तीनों और 1 पार्लियामेंट की, और यहाँ 30 से 34 नंबर पर, मतलब पूरे देश के अंदर की चर्चा है। मैं अभी कल जाके महाराष्ट्र बॉम्बे के अंदर, तो डिस्कशन बना हुआ पब्लिक के अंदर में ये कैसे हो गया, मतलब कम से कम बीजेपी आज केंद्र में सत्ता है, वहाँ 30 से 34 नंबर पर आए पार्टी और जवान जब्त हो जाए, इसके कोई मायने होंगे। तो अभी ये बहुत घबराए हुए हैं, और भगवान करे घबराए हुए रहे जनता के भले के लिए। राजस्थान भी कम करेगा क्या पेट्रोल डीजल में? क्या नहीं योगी जी? राजस्थान भी कम करेगा पेट्रोल डीजल में? क्या? अब और करेगा क्या राजस्थान पेट्रोल डीजल में? योगी जी, एक तो सर अमित शाह जी आ रहे हैं 5 तारीख को। अभी आपने कहा कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति, आपने लेटर भी लिखा था अमित शाह, राजस्थान पे ज्यादा उदार बनने की जरूरत है केंद्र को। राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति के कारण विशेष दर्जे की बात भी कई बार उठी है, तो राजस्थान को लेकर कोई डिमांड अमित शाह से की जा सकती है? अमित शाह क्या, प्रधानमंत्री ने वादा किया था जयपुर में, अजमेर में ERCP के लिए, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के लिए पानी की योजना है वो, और इनके राज में बनी है वो, वसुंधरा जी के राज में बनी योजना मध्य प्रदेश राजस्थान ने आप चर्चा करके बनाई। उस योजना को प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैंने चुनाव के जब वो आ रहे थे राजस्थान के अंदर, तो तत्कालीन गवर्नमेंट ने उनको इतला करवाई कि आप आ रहे हो, ये बड़ा इश्यू है राजस्थान के अंदर। तो बाकायदा उन्होंने एग्जामिन करवाया अपने डिपार्टमेंट में, जल संसाधन मंत्रालय में। उसके बाद में आके घोषणा करी प्रधानमंत्री जी ने कि हम जीत के आएंगे, इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे, घोषित करेंगे। और वो करीब 40,000 की आज कहते हैं, बाद में तो ज़्यादा बढ़ जाएगी योजना मान लो, पर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे तो ही पानी मिलेगा 13 जिलों को, 13 जिलों में, जयपुर भी उसके अंदर, अजमेर भी है, अलवर भी है, भरतपुर भी है, धौलपुर भी है, करौली भी है, माधोपुर भी है, दौसा भी है, टोंक भी है, 13 जिले हैं। इतनी बड़ी योजनाओं को हाथ में लेने में क्या तकलीफ है? 16 योजनाएं ऑलरेडी चल रही देश के अंदर राष्ट्रीय परियोजना के रूप में, तो क्या राजस्थान की एक योजना भी हक नहीं रखती है? कोई परवाह नहीं कर रही, लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? बिजली और कोयले का भी संकट चल रहा है। केंद्रीय कोयला सचिव आए थे, उन्होंने कहा संकट है, दुनिया भर में इंपोर्टेड जो प्लांट चलने वाले थे कोयले से, वो इंपोर्टेड कोयला क्योंकि महंगा हो गया, इसलिए हमको यहाँ से लेना पड़ रहा है। तो आप लोग मैनेज करेंगे, चाहे उसके लिए रेल की व्यवस्था करनी पड़े, रोड मोड़ से लेके आना पड़े, क्या व्यवस्था रहेगी? केंद्र भी मैनेज कर रही है, हम भी मैनेज कर रहे हैं, दोनों मैनेज कर रहे हैं, इसीलिए काम चल रहा है। क्या ये सही है कि केंद्र सरकार केवल जो कांग्रेस शासित राज्य है केवल उन्हीं से भेदभाव कर रही है, या जहाँ और पार्टियां भी वहाँ भी इस तरह का भाव? देखिए, जो भेदभाव मैंने बताया वह अक्षय वाला, वो तो सबके लिए लागू होता है, परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप कम करते हो रेट को 5 रुपये 10 रुपये कम की, उससे काम नहीं चलेगा। 10-15 रुपये और कम करो, 10 रुपये पेट्रोल में, 15 रुपये डीजल के अंदर, उससे हमारे यहाँ भार पड़ेगा 3,500 करोड़ का, वो में मंजूर है। आप समझने की कोशिश आप तो कर रहे हो, पर पब्लिक को समझाना पड़ेगा आपको, आपके कलम से, कि मैं जब बार बार कह रहा हूँ कि 1,000 करोड़ तो मैंने पहले बिना मांगे हुए किसी राज्य ने किए थे, तब भी हमने जनवरी 2021 को मैंने 2% कम कर दिए थे। 1,000 करोड़ का हमें राजस्व कम होगा, कोई बात नहीं। अभी जब केंद्र ने कम किए 5 रुपये 10 रुपये, तो 1,800 करोड़ का और हमें कम हो गया अपना आप ही। जो केंद्र कम करता है उसी अनुपात में राज्यों में कम हो जाता है, वो हमें मंजूर है, ठीक है। अब हमने मांग करी 10 रुपये आप पेट्रोल में, 15 रुपये आप डीजल में और कम करो, अगर महंगाई कम करने की बात करो, विश्वास दिलाओ कि आगे रेट नहीं बढ़ेगी प्रतिदिन वाली, तो जाके महंगाई कम होगी। तो हम तो सुझाव दे रहे हैं उनको। उसके कारण से अगर वो कम करते हैं 10 रुपये 15 रुपये, तो 3,500 करोड़ का और घाटा में होगा, वो मंजूर है। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर नुकसान तो होगा हमें, राज्य से कम होगा राज्य का, वो मंजूर कर रहे हैं हम लोग। अपन ने कम भी कर दिया, और कम कर दिया हमने पहले ही, 3500-3600 करोड़ रुपए का। हाँ,
तो ये आप बताइए कि जब हमने कम किया है, 1000 पहले कम हो गया, 1800 बाद में कम हो गया, अब और हम मंजूर कर रहे हैं 3500 करोड़ का, तो हम खुद मांग कर रहे हैं कि हमें मंजूर होगा कम होना, हम अपना वित्तीय प्रबंधन और ढंग से करने की कोशिश करेंगे, पर पब्लिक को लाभ तो मिले, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मुख्य बातें देखो ये है जो पूरे देश को विचलित किए हुए हैं। अब इनके पास तरीके कई हैं केंद्र की मदद करने के, तो राज्यों को, अब पता नहीं उन राज्यों को जो उनके खुद के राज्य हैं वो किस चीज़ में उनको मदद करेंगे। अब जैसे राष्ट्रीय परियोजना में बात कर रहा हूँ, अगर वो मंजूर करते हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट का पैसा बचेगा, वो पैसा काम आएगा यहाँ पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों के अंदर। तो ये तो बात है कि आज परियोजना लागू होती है, देश की राष्ट्रीय परियोजना लागू होती है, तो फिर वो फाइनेंस करेंगे बड़े रूप में, कम हिस्सा होगा राजस्थान का। पर आप देखिए नियत देखिए, जो मैं आरोप लगाता हूँ केंद्र सरकार बार बार कि इन्होंने जो पहले फाइनेंस कमीशन ने 38% से 42% दे दिया, राज्यों को हिस्सा दे दिया, बढ़ा दिया, सब राज्यों को बढ़ाया। इन्होंने क्या चालाकी करी है, वो अगर बढ़ गया, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसको कहते हैं CSS, आप तो सब जानते हो, उसमें पहले क्या था 80% भारत सरकार का, 20% राज्य सरकार, कुछ स्कीम में, कुछ में 60-40 था। उन्होंने क्या किया, सबको बराबर कर दिया, 50-50 पे ले आए। तो जो 44% हुआ था राज्यों का हिस्सा फाइनेंस कमीशन से, वो तो शून्य हो गया वापस, वहाँ बढ़ा तो यहाँ कम हो गया, वापस आप हर स्कीम में ज़्यादा पैसा लगाओ। तो ये जो नीति अच्छी नीति नहीं है। संघवाद में उनको चाहिए राज्यों को मजबूत करे, खुद मजबूत होने की बजाय। खुद के पास तो RBI है, नोट छापने की मशीन है, हमारे पास वो मशीन है नहीं। इसलिए हमें चाहिए उनको कि राज्यों को मजबूत करे तो केंद्र अपना मजबूत हो जाएगा, मेरा मानना है। सर आपने जो अपने वो लागू किया 6 उपाय अपने बनाए सलाहकार, सर उसको लेकर सर बीजेपी बहुत लड़की, सर आपने 6 दिवस बनाए अपने सलाहकार बनाए, उसको लेके बीजेपी सलाहकार, अगर मुझे बताओ उन सलाहकारों में 5 लोग आपसे जोड़ लूँ मैं भी, जो मीडिया वालों को जोड़ लूँ मैं उसके अंदर 5 लोग, तो कौन मुझे पूछ सकता है। सलाह तो ले रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ, मेरी समझ के परे हैं। मीडिया वाले हेडलाइन लगा रहे हैं, लिख रहे हैं कि साहब ये क्या हो गया, एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं। अरे भाई कुछ तो कम से कम सरकार चला रहे हैं हम लोग, हमें जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह रखा है, राज्यों में क्या फैसले हुए हैं और क्या होना चाहिए, हमें भी तो मालूम होगा। सलाहकार मैं किसको बनाऊं, MLA को बनाऊं, MP को बनाऊं, पत्रकार को बनाऊं, इंटेलेक्चुअल को बनाऊं, किसी साहित्यकार को बना दूं, तो कौन मुझे पूछ सकता है। तो ये समझ के परे हैं कि बिना मतलब इश्यू बना रहे हैं कि सलाहकार कैसे बना दिए, पार्लियामेंट सेक्रेटरी कैसे बना दिए। सबको मालूम है पहले पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनते थे, उनकी शपथ होती थी, मुख्यमंत्री शपथ दिलाते थे, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते थे, ठीक है। सोनिया गांधी जी ने इस्तीफा दिया, आपको मालूम, पार्लियामेंट थी, वापस इलेक्शन हुए थे। जय बच्चन ने इस्तीफा दिया, यूपी में वो बन गई थी, एक चेयरपर्सन बन गई थी एक कॉरपोरेशन की, सर फिल्म का वो ऑपरेशन था, उनका इस्तीफा हुआ, ठीक है। तो सबको मालूम है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में कोई भी राज्य सरकारें स्टेटस जो मिलता था पहले राज्य मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का, वो नहीं मिल सकता है, पर्स नहीं मिल सकते हैं, तनख्वाह नहीं मिल सकती है, उनको आप घटा दो। तो आप भले पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाओ, चाहे आप एडवाइजर बनाओ, कौन आपको रोकेगा। सिंपल बात है, उसको इश्यू बनते हैं। अरे भाई थोड़ा गहरे में आप चले जाओ, हमने कोई ऐसे आदेश निकाल दिया क्या, आदेश निकाल देते गलती से, तो मीडिया का हक है कि उसको आप एक्सपोज करते पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। जब हमने कोई आदेश निकाले ही नहीं है, आदेश निकालने में वैसा निकालें जिससे कि तकलीफ नहीं हो, और आप मान लो कोई जिले में जाते हो, मीडिया वाले, चाहे दिल्ली का मीडिया है, चाहे जयपुर का मीडिया जाए, बीकानेर में जाए, चाहे धौलपुर में जाए, पता करने के लिए वहाँ क्या स्थिति, अकाल सूखे की क्या स्थिति है, या वहाँ पर सरकारी योजना की क्या स्थिति चल रही है। आप अगर वहाँ जाकर पूछो SDO को, तहसीलदार को, सरपंच को,
कलेक्टर से बात करो भाई, मैं हम लोग आए डेलीगेशन, हमारा मीडिया डेलीगेशन है, आपके यहाँ सरकारी योजना ये फराफरी का क्या हो रहा है, तो आपका हक नहीं है क्या? तो अगर मान लो मेरे एडवाइजर जाके पूछेंगे कि भाई सरकारी योजनाएं का लाभ मिला कि नहीं मिला आपको, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको, वो फीडबैक लेके आएंगे और मुख्यमंत्री को एडवाइस करेंगे साहब देखो ये हमारा फीडबैक है, इसमें क्या आता हो सकता है किसी को? ऐसा माहौल बना देते पता नहीं हमने बहुत भारी जुल्म कर दिया हो, पता नहीं क्या कर दिया हो। कांग्रेस के विधायकों ने सवाल उठाए एडवाइजर्स पर कि जिनको पार्टी टिकट देना उचित नहीं समझा, ऐसे लोगों को एडवाइजर बनाया। अब ये तो देखो कमेंट थोड़े बहुत तो चलता रहना चाहिए, वरना अभी बात मैटर क्या होगा बोलने का। राजनीतिक सवाल हो रहा है, वसुंधरा राजे की भी यात्रा निकल रही है। अब लखनऊ में जाके धरना देने का क्या तुझे बताऊं, लखनऊ में जाके हमारे मित्रों ने धरना दे दिया, इसमें राजनीति नहीं है क्या? ये विपक्ष वाले भड़का रहे उन लोगों को, क्यों विपक्ष इतना डिमोडल हो गया राजस्थान के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हो गई है 30 से 14 नंबर पर, वो किस मुंह से अपने पदों पे बने रहे हैं, ये उनकी चिंता का विषय बन गया है। कब उनको हाईकमांड हटा देगा, अब उसके लिए ये भड़काने काम करने लगे। क्या तो क्या भाई भेजने का, आप लखनऊ भेज दो, लखनऊ में सरकार बीजेपी की सरकार है वहां पर, और संगठन में कभी वैसे नहीं होते थे। ये स्थिति नहीं बन गई आजकल मुल्क के अंदर। पहले जब कभी धरने, हम लोग बचपन में 50 साल हो गए राजनीति करते हुए, पहले जब राजनीति होती थी तो विपक्षी पार्टियां हमेशा धरना देती थी कलेक्टर के बाहर कि सरकार तक मैसेज चला जाए हमारा, गवर्नर को ज्ञापन देते थे। ये तो समझ में आती बात है। आजकल पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर के बाहर उनके घरों में जाके आप धरना दे रहे हो, वो भी गलत तरीका, चाहे कोई पार्टी करे, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में कल कोई बिना मतलब झगड़ा हो रहा है आपस के अंदर, तो ये तरीका भी गलत है, जिसको मैं समझता हूँ कि हम सबको समझने वाली बात है। कोई तुक नहीं कि आप जाके लखनऊ में धरना दे रहे हो। और आप बताइए जितना रोजगार राजस्थान मिल रहा देश के अंदर, सबसे अधिक रोजगार मिल रहा देश के अंदर, लगभग 1 लाख लोग तो नौकरी लग चुके राजस्थान में, 77,000 लोगों की नौकरियां लग रही है, प्रक्रिया चल रही है, कहीं हो रहा देश के अंदर। अब जो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो अभी लगे हुए पढ़ाई के अंदर, क्योंकि नौकरी निकली हुई हमारी, रोज की नौकरी निकल रही है, वो पढ़ाई करने लगे हुए हैं। जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो यूनियन बना करके दबाव दे रहे सरकार पर, अरे तुम पढ़ाई करो नौकरी लग जाएगी, और लखनऊ जाओगे नौकरी कैसे लगेगी उसकी, वो कैसे पढ़ाई करेगा, वो टाइम ही नहीं मिलेगा उसको। ये जो भड़का रहे हैं लोग कुछ तो, और कुछ तो इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं आगे, उनमें नेता ऐसे बन गए हैं, वो खुद तो नौकरी नहीं करेंगे, अगर उनकी नौकरी लग भी जाए तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे लोग हैं, वो खाली उनको भड़का करके नेतागिरी करके अपना लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। कल बीजेपी या कांग्रेस टिकट दे दे उनको, और कोई उनका स्वार्थ नहीं। मैं छात्रों से या नौजवानों से कहना चाहूँगा इस मौके पर, ऐसे लोगों के आप चक्कर में मत आओ, अपना काम करो, पढ़ाई करो, जिससे कि आपकी संभावना बढ़ जाए, सिलेक्शन होने के अंदर सिलेक्शन में संभावना बढ़ जाए। आपके लिए नौकरियों के द्वार खोल रखे हमने, 28,000 नौकरियाँ तो हमने कोर्ट से केस विड्रॉ करके दिए इन लोगों को, 28,000 नौकरियाँ। ये शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, ये तो हमारे चैंपियन रहे हमेशा। आप बताइए हिंदुस्तान के अंदर इतिहास में कभी जो SLP फाइल हुई है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने खुद ने SLP फाइल की है, कभी वो विड्रॉ हुई है क्या आज तक? स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की है, और ये मंत्री बैठे हैं, पूछो उनको कितनी हम SLP विड्रॉ कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों को भला हो जाएगा। जिस सरकार इस रूप में अपने बेरोजगारों का ध्यान रख रही हो, परिवार के सदस्य के रूप में रख रही हो, वो क्या लखनऊ जाकर करेंगे? हमसे ज़्यादा परिवार के वो क्या, वो अपने योगी जी और मोदी जी है क्या उनके? बताइए आप। हम जान के हम रख रहे हैं उनका। गहलोत साहब आपकी सरकार की 3 साल हो गया, सभी आपने खुद का 4 मतलब सलाहकार बना लिए, मीडिया सलाहकार अभी तक नहीं बनाए, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या इस बार आपको मीडिया सलाहकार बना? क्योंकि मैं खुद ही मीडिया सलाहकार बन गया हूँ। अच्छा, तो यही कारण कि मतलब ये विभाग भी इस बार आपने, आप जब चाहोगे मुझसे मिल सकते हो, मुझे सलाह दे सकते हो, और मैं आपकी सलाह को आत्मसात कर लूंगा। थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई पॉइंट तो नहीं है? पूछ लीजिए, पूछना हो तो। हाँ। मैंने हो गया सर, ये बार-बार राजेंद्र हुडा जी ज्वाइन नहीं कर रहे अपना मंत्रालय, कोई नाराजगी मन में है? क्या देखो, थोड़ी बहुत तो ह्यूमन नेचर होती है, ह्यूमन नेचर में थोड़ी बहुत स्वाभाविक होती है। हर आदमी को देखो अपना खुद का लगता है, तो इन बातों को धीरे धीरे शांत हो जाती है बातें। ये तो प्रक्रिया चलती है। हो सकता है कि उनको तकलीफ हुई हो, मैं उनकी तकलीफ को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि सबको तो समान तरीके से आप, जैसे मैंने कैबिनेट बनाई म्युनिसिपल किया, तो उम्मीद तो और भी ज्यादा लोग कर रहे थे, और जो उम्मीद कर रहे थे वो जो बनने वालों से वो कम काबिल नहीं है, वही बराबर के या ज़्यादा है या कम है। तो मेरा मतलब कि इसमें म्युनिसिपल में संख्या है, संख्या को क्रॉस तो कर नहीं सकता हम लोग, पर जो नहीं बने वो भी आकांक्षा रखते थे, अपेक्षा रखते थे, और वो भी काबिल हो गए, वो भी इनसे कोई कम नहीं है। पर सिलेक्शन तो अल्टीमेटली करना पड़ता है ना, सब बातें देख करके। तो गुडा जी की जगह गुडा जी ठीक हो सकते हैं, हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बाकी अध्यक्ष जी बात करेंगे उनसे, मैं करूंगा, कोई उनका रास्ता निकल जाएगा। गहलोत साहब, आपने शिक्षा विभाग में नजर डाले, मंत्री जब ये थे, आप लगते हैं इन सब के एडवाइजर आप दिखते हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई आपने शिक्षा विभाग के सारे टीचर लोग से पूछे कि आप लोग के ट्रांसफर में पैसे लगते हैं, बदले में इनकी शिक्षा विभाग हाथ से गया, और विभागों में तो भ्रष्टाचार जारी है, तो और मंत्रियों पे क्या कार्रवाई ऐसा निभाया पड़ा? जब मैंने बाद में भी कहा कि जो मंत्रालय मेरे पास में है उसके लोग भी पकड़े जा रहे हैं, कलेक्टर पकड़े जा रहे हैं, एसपी पकड़े जा रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, तो मैंने तो कॉमन कमेंट किया था सबके लिए कि सरकारों के अंदर, हर विभाग के अंदर आपको इस बात का तो संतुष्ट होना चाहिए कि सबसे अधिक अगर कहीं पर एंटी करप्शन ब्यूरो एक्टिव है देश के अंदर, तो राजस्थान के अंदर है। वो हर विभाग पकड़ रहा है, ठीक है, रोज कोई को पकड़े जा रहे हैं, छोटा अधिकारी बड़ा अधिकारी। तो खाली शिक्षा विभाग की बात थोड़ी थी, वो तो पॉलिसी बनाने की बात थी। शिक्षा में पॉलिसी बननी चाहिए क्योंकि उनकी मांग थी, तो मैंने उनकी मांग को एक प्रकार से समर्थन किया, और सबने उस वक्त में रिस्पॉन्स दिया मुझे। जब मैंने कहा कि भाई आप बताइए आपको जो पॉलिसी बननी चाहिए, तो सबने कहा बननी चाहिए। और पॉलिसी क्यों बननी चाहिए? क्योंकि वो तंग आता बेचारे, कई बार पैसे देने पड़ते हैं, होता है, कोई नई बात नहीं है। 70 साल से आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, कब कैसे वक्त में किस राज्य में ये शिकायतें नहीं हैं। सब राज्यों में शिकायत होती है करप्शन की, पर अपने यहाँ तो कोई न कोई तरीका निकालना है कि चर्चा में कैसे बंधे रहे हैं, तो इसलिए वो न्यूज बन जाती है। अपराध सभी की मतलब सजा सिर्फ खाली गोविंद जी को मिला। इन्होंने जो है गोविंद जी ने जो चलाया है, इनके पिताजी टीचर थे, तो भावुक होकर भावना में इन्होंने क्या कहना चाहिए, भावात्मक रूप से अटैचमेंट रखा इस विभाग से। इसलिए मैंने कहा ना भूतो ना भविष्य, तो ऐसा शिक्षा मंत्री ना आया ना कभी आएगा तो मैं नहीं कह सकता, वो तो एक कहावत है, इसलिए मैं कह दिया। हो सकता है कि आगे पता नहीं 10-20 साल बाद में क्या हो, परंतु मतलब ऐसा शिक्षा मंत्री जिसने कई फैसले करवा दिए हमारे। अगर इनके लिए दूसरा होता तो शायद वो फैसले नहीं होते, चाहे वो इंग्लिश स्कूलें खोलने की बात हो, चाहे आपके विड्रॉ करने की बात हो, ये जो कैसे विड्रॉ हो रहे हैं, चाहे संशोधन करने की बात हो नियमों के अंदर। ये काम कोई मामूली काम नहीं होता। जब तक पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लो, तब तक चाहे अधिकारी हो चाहे राजनेता हो, टाइम सबका कम होता है। पर इंटरेस्ट लेके आप उनको हल करवा दो, डीओपी से भी और आरपीएससी से भी, बहुत बड़ी बात होती है, जो मेरा अनुभव कहता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनके वक्त में शानदार कार्यकाल रहा इनका शिक्षा मंत्री के रूप में, करप्शन नहीं होने दिया। पर उसके बावजूद भी फितरत है मनुष्य की, वो तो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढेगा। तो इसमें तो शिकायत कोई नई बात नहीं है। उस रूप में मैंने कहा था, बिना मतलब का एक वो अखबारबाजी हो जाती है। और कोई क्वेश्चन? अमित शाह आ रहे हैं 5 तारीख को, क्या राजस्थान का कुछ भला हो पाएगा या बीजेपी में गुटबाजी उसको काम पाएंगे? अब यार ये बात भी पूरी पूछोगे, फिर पुणे जी क्या करेंगे? ये बात पूरी पूछोगे, पुणे जी क्या कहेंगे फिर?
वाले लगा रहे कि पूर्णिया हटाओ, राजस्थान की बीजेपी बचाओ। ये बातें देखो, उनकी पार्टी बात हम पीछे से भी नहीं करते। हमारा अपना ही डेकोरम है और हम लोग मेंटेन करने वाले लोग हैं। हम उनकी तरह नहीं हैं बिना तथ्यों के उनके राजस्थान स्टेट नेता और केंद्रीय नेता हमारे जो राजस्थान में ताल्लुक रखते हैं, केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं, उनके आप सोशल मीडिया में देखोगे तो आपको हंसी आएगी कि इनको ना तथ्यों की जानकारी है, न गहरे में जाना चाहते हैं, ना इनका जो कमेंट करने के जो तरीके हैं वो उनको हम लोग कह सकते हैं परफेक्ट है। जब केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं या राज्य में जिम्मेवारी ले लेते हैं तो कम से कम परफेक्शन लाना चाहिए। मेरी दृष्टि के अंदर वो परफेक्शन नहीं है। इस रूप में वो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, कांग्रेस के नेताओं पर, मुख्यमंत्री पर। इसीलिए जनता ने इनको जवाब दिया है, इन नेताओं को जवाब भी दिया है। 30 से 14 नंबर पर आए ना, ये इनके नेताओं की जो कारगुजारियाँ हैं उसका भी तरीका। अब केंद्रीय मंत्री आप बने, जल संसाधन मंत्री जब बने थे हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट, तब मैंने पहली नीति आयोग की मीटिंग थी राष्ट्रपति भवन के अंदर, प्रधानमंत्री जी थे वहाँ पर, और मैंने वहाँ पे भरी मीटिंग के अंदर, पहली मीटिंग थी 19 के अंदर, तो मैंने भरी मीटिंग में तारीफ करी थी कि ये मंत्रालय जो आपने सबको मिला के किया, इसका मैं स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा चाहे इरीगेशन हो चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम हो, तो मैंने तारीफ करी इस मंत्रालय की। अब हमारा खुद का मंत्री घर का मिस्टर शेखावत, वो खाली एक राष्ट्र प्रधानमंत्री की घोषणा को पूरी नहीं करवा पाए तो उसको मंत्री रहने का अधिकार है क्या? जो आदमी एक मांग खाली राज्य हित की बात, 13 जिले इफेक्ट होंगे उसे, 13 जिले को फायदा मिल रहा हो जिस योजना से। मध्य प्रदेश पहले एग्री कर चुका था और आप फुट डाउन नहीं कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री को कन्विंस नहीं कर रहे हो, और आप बता दीजिए बोल नहीं रहे हो। आप बताइए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारा अपना मंत्री कमलापत त्रिपाठी रेल मंत्री हुआ करते थे कोई ज़माने में, यूपी के। सारी ट्रेनें जो है बनारस जाने लग गई। थोड़ा बहुत तो देखो फर्क पड़ता ही पड़ता है। मैं केंद्रीय मंत्री था, हवाई जहाज जाने लग गई, सिविल एविएशन मंत्री था मैं, सुबह शाम बोइंग आते थे, 4 बोइंग आते थे जोधपुर के अंदर। फर्क पड़ता ही थोड़ा बहुत। तो ब्रॉडगेज आ गई राजस्थान के अंदर, पूरा छा गया। हम लोगों ने पैरवी करी बहुत शानदार, काम जुड़े हुए नहीं थे। दिल्ली जाओ ट्रेनें बदलो, अहमदाबाद जाओ ट्रेन बदलनी पड़ती है आगे आने के लिए। आज आप बताइए राजस्थान पहले खाली आपका माधोपुर जुड़ा हुआ था। तो ये तो देखो, जब पावर आती है केंद्र में तो आप कुछ करके दिखा सकते हो। आज हमारे केंद्र में 3 4 मंत्री बने बैठे हैं, उससे वो घोड़े हैं या क्या है? वो क्या पैरवी कर राजस्थान की? पूछो। 25 MP है, 25 दे दी राजस्थान जनता ने। 25 MP मिलके पैरवी करे राजस्थान में, राजस्थान की, तो क्या यहाँ पे हमें लाभ नहीं मिल सकता उसका? कोई पैरवी कर रहा है क्या? इसलिए आज केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में तो पैरवी कर सकते हो आप जाके, सब मंत्री जाके मिलके। आप प्रधानमंत्री मिलने में क्या तकलीफ है? प्रधानमंत्री के नाम से मैं समझता हूँ तो भय और पता नहीं क्या हुआ है, मंत्री जाके बात नहीं कर पा रहा है। अच्छा छोड़िए बात, तो उनकी पार्टी का मामला है। मुझे बताइए राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में मंत्री जी क्या भूमिका अदा कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए आप। ये तो मान लो घोषणा की उन्होंने, नहीं भी करते, मान लो नहीं करते, तब भी एक मंत्री बन गया राजस्थान का, तो क्या वो अपने मंत्रालय का पावर यूज करके प्रधानमंत्री को कन्विंस नहीं कर सकता? साहब मैं राजस्थान से आता हूँ, लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, तो आप क्यों नहीं इसको एक परियोजना घोषित कर देते हैं? 16 है 17 हो जाएगी, कर रहे इस प्रकार से कोई काम। इसलिए मेरे कमेंट बहुत है। धन्यवाद। सुझाव है मेरा, सवाल नहीं, मेरा सुझाव है कि जिस रूट पे आप जाते हैं कोई भी, अब भैया प्रेस एडवाइजर मुझे ढूंढ लिया मैंने आज। आप जिस रूट पे आप जाते हैं वहाँ से संबंधित सारे पुलिस वाले आम व्यक्ति से लेकर के यहाँ तक कि मीडिया वालों को भी रोक लेते हैं। आप यहाँ अभी आने में भाइयों को परेशानी हुई कि 1.5 घंटा, आप 1 घंटे पहले रोक लेते मीडिया वालों को, 1 घंटे में रोक लेते हैं। आधा घंटा आम पब्लिक के साथ साथ मीडिया वालों को भी रोक लेते हैं।
तो आप बताइए इस नहीं, अगर एक बात सुनो, अगर 1 घंटा पहले रोक लिया तो मैं जांच करवाऊंगा, और अगर 1 घंटा पहले रोका इसका मतलब तो मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेंसी हो रही है। वैसे तो हाई कोर्ट का आदेश है कि मुख्यमंत्री आ जाने तो रोका नहीं जा सकता। आप नहीं समझे, अगर 1 घंटा रोकता पहले, इसका मतलब तो वहाँ कोई न कोई कॉन्स्पिरेंसी मेरे खिलाफ कर रहे हैं बदनाम करने के लिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, कैसे हो सकता है ये? 5-7 मिनट तो समझ आता है कि वायरस चलते हैं तो रोक सकते हैं। राहत दें गहलोत, मेरा तो निवेदन है। ये प्रदेश मीडिया वाले कह रहे हैं कि मंत्रियों की सुनवाई अब कार्यालय में शुरू करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मंत्रियों की सुनवाई फिर शुरुआत होगी यहाँ पर। मंत्रियों की सुनवाई पीसीसी में क्या होगा पहले